कोई भी बच्चा वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स सीखे बिना ना रह जाए। याद रखिए, हमें बच्चों को फिजिक्स में होने वाली पोलियो से बचाना है। 2 बूंद जिंदगी की। जय हिंद बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीड ऑफ इंटीग्रेशन। नीड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। ऑब्वियसली मैं इसमें मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं करने वाला हूं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपने खूब रट लिए हैं, आपको खूब रटा दिए गए होंगे। और यही जनरली क्या होता है, इंटीग्रेशन जब भी पढ़ा जाता है तो जनरली ये होता है, ये आपको कोई बना के दे दे, सर ये बना के दे दो, इसके आगे तो मैं खेल जाऊंगा, इसके आगे के फॉर्मूले तो मुझे याद है। लेकिन दोस्त, हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे? मैं यहां तक पहुंचने का रास्ता डिस्कस करने वाला हूं। हम इंटीग्रेशन करें क्यों, मेरे आसपास की दुनिया में इंटीग्रेशन कहां है, मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं। जनरली जब हम 11th क्लास में आते हैं, 11th क्लास में फिजिक्स में इंटीग्रेशन जहां आया, वहां से पूरी 11th क्लास में हम सिर्फ एक ही चीज से दुखी रहते हैं कि सवाल को देख के हमको समझ में नहीं आता कि इंटीग्रेशन करें क्यों, कहां करना है, कहां नहीं करना और क्यों करना है, और इस एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंचे जिसे हम कहते हैं एलिमेंट चूज करना। यहां तक कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, मैं अपने साथ वालों को देखता था, उनकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही थी। यहां तक कि जब मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया गेट के लिए, तब मैंने देखा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एलिमेंट चूज करना ही नहीं जानते। वो एलिमेंट चूज नहीं कर पाते, इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है हमारी इंजीनियरिंग टफ है, फिजिक्स टफ है। लेकिन फिजिक्स और इंजीनियरिंग को टफ बनाने वाली एक चीज इंटीग्रेशन, आज हम इसको अच्छे से सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं इसका मैथमेटिकल पार्ट यानी कि x टू द पावर n dx का फॉर्मूला x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत डिस्कस हो चुका है। अब जनरली जब हम नीड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो जनरली हमें क्या जवाब मिलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं पहले, उसके बाद हमें जवाब मिलता है, बेटा इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी कि वो जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो क्या करूं भाई, अगर वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है तो मैं क्यों सीखूं, मुझे जरूरत क्या है? फिर कहते हैं नहीं बेटा, इंटीग्रेशन से ना एरिया अंडर कर्व पता लगेगा। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई कर्व है, तो उसका ये एरिया पता लग जाएगा। अरे भाई, मैं क्यों करूं ये एरिया पता, मुझे क्या घर बनाना है यहां पे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मतलब हम बाकी सारे फिजिक्स के कांसेप्ट्स के लिए तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं भाई। हम वेलोसिटी इसलिए बता रहे हैं जिससे हमें पता लगे गाड़ी कितनी तेज चली, हम फोर्स इसलिए बता रहे हैं जिससे हमें पुश या पुल का पता। हम सारी चीजों को अपने फिजिकल फिनोमिना से जोड़ रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन को क्यों नहीं जोड़ रहे भाई? इंटीग्रेशन के लिए हम एरिया निकाल रहे हैं। और शायद यही एक वजह है जिस वजह से हमें इंटीग्रेशन समझ नहीं आता और हम सवाल को देख के पहचान नहीं पाते कि यहां पर इंटीग्रेशन करना है और यहां पर नहीं करना है। मुझे तो लगता था ये एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक जनरली डिस्कस किया गया होगा, और मैं ज्यादा सर्च भी नहीं किया था। मैं तो अपनी क्लास में पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं और यही आलू टमाटर गेहूं और प्याज के भाव से ही समझा रहा हूं। लेकिन मैंने आज बैठ के यूट्यूब पर सर्च किया, जाकर उस पर लिखा इंटीग्रेशन, जाकर लिखा इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स, जाकर लिखा इंटीग्रेशन, वाई इंटीग्रेशन या नीड ऑफ इंटीग्रेशन, सब लिख के देखा। और वहां जाकर ऊपर की सारी 10 की 10 वीडियोस में, जिन पे 10-10, 15-15, 20-20 लाख व्यूज हैं, देखकर हैरानी हुई कि बस इंटीग्रेशन के बारे में यही कहा गया कि इंटीग्रेशन एरिया बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पर पढ़ाने वाले जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, मुझे एक छोटे टीचर को उनके उस कंटेंट में इस कंटेंट को ऐड कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी कंटेंट है और बहुत मजेदार कंटेंट है और ये बच्चों की बहुत अच्छी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी आपके घर की कहानी से इंटीग्रेशन को समझाने जा रहा हूं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन, देखिए आप समझिए, इफेक्ट भी बहुत बड़ा है। आप एक बार इंटीग्रेशन सीख गए तो 12th क्लास के जितने डेरिवेशन है आप यूं चटकाएंगे, आपको लिमिट लेना आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हम इंटीग्रेशन कर क्यों रहे। इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से सीखना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करते हैं। घर में पापा हमेशा सब्जी खरीद के नहीं लाते, सब्जी खरीद के लाती है मम्मी। और जब कभी पापा सब्जी खरीद के ले आते हैं तो मम्मी क्या कहती है, अरे यार तुम तो लूट आए, ये तो खराब सब्जी है, बेकार सब्जी है, क्या ले आया यार, इससे तो सस्ती ले आती, इससे तो अच्छी ले आती है, सब बातें करती है। तो क्या हुआ, एक दिन पापा बाजार जाकर 4 किलो आलू ले आए, 5 रुपए किलो के हिसाब से। जैसे ही पापा घर में घुसे, मम्मी कितने पैसे दे आए सब्जी वाले को, हाँ कितने में लुटाए? पापा ने कहा भाई 5 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो आलू ले आया, बताओ कितने पैसे दे आए? तो मम्मी ने तुरंत हिसाब, अरे 5 चौक 20 रुपए दे आए जी आप तो। ये हमने लिख दिया 20 रुपए, 20 रुपए से लुटाए। ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन पापा फिर सब्जी ले आए, मम्मी ने कहा आज फिर लुटाए लगता है, क्या क्या ले आए? मम्मी ने तुरंत पूछा क्या? पापा ने कहा जी 1 किलो आलू है, 2 किलो टमाटर है, 1 किलो प्याज। सब्जी आज भी 4 किलो है, गौर फरमाना, सब्जी आज भी 4 किलो है, सब्जी आज भी 4 किलो है। और पापा 1 किलो आलू लाए हैं, 2 किलो टमाटर लाए हैं और 1 किलो प्याज लाए हैं। बस 4 किलो सब्जी में कुछ वैरायटी हो गई है।
ध्यान से सोचिएगा। और फिर 1 किलो आलू का जो भाव है वो है 5 रुपए किलो, 2 किलो टमाटर का भाव है 6 रुपए किलो, 1 किलो प्याज का भाव है 7 रुपए किलो। जैसे मम्मी को बताया, मम्मी तो तुरंत कैलकुलेशन में मास्टर होती है, मम्मी ने तुरंत मल्टीप्लाई करके बता दिया। 5 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो आलू 5 गुणा 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हुआ भाई? 5 रुपए हुआ ना। हाँ, फिर 2 किलो टमाटर 6 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? बताइए बताइए कितना हुआ? 6 इंटू 2 क्या आया? 12 रुपीज, सही है। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, 7 रुपए के हिसाब से 1 किलो प्याज कितनी हुई? 7 रुपए। मम्मी ने तुरंत जोड़े, ये हो गए 24 रुपए। 24 रुपए दे आए। हाँ, ऐसी खराब सब्जी के ये बेकार सब्जी पकड़ा दी उसने 24 रुपए। पापा परेशान, मैं रोज कितनी भी कॉम्प्लेक्स सब्जियां भर के ले आऊं, थैले में कितने भी प्रकार की सब्जियां भर के ले आऊं, मम्मी फटाफट मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर देती हैं। पापा ने एक योजना बनाई और योजना बड़ी घातक थी, और उस योजना से हम इंटीग्रेशन के पास पहुंचेंगे। पापा ने क्या किया? पापा अपने एक दोस्त की दुकान पे गए। दोस्त की दुकान पे बिकता था गेहूं, और गेहूं की तो आपको पता है बहुत सारी वैरायटी आती है। W75 अलग आती है, शरबती अलग आती है, लोकमन अलग आती है, अलग अलग वैरायटी के गेहूं दुकान में भरे हैं, 50 से 60 वैरायटी के गेहूं। पापा ने कहा दोस्त एक एक मुट्ठी भर के गेहूं निकाल ले, और मुझे केवल पूरे 4 किलो गेहूं चाहिए। उसने कहा कौन सी वैरायटी? कहता सारी वैरायटी होनी चाहिए, मिक्स होने चाहिए, इतने हर दाने का भाव अलग होना चाहिए, मुझे तो ऐसे गेहूं दे दे। पापा ने उठा लिए 4 किलो गेहूं, 50 वैरायटी के गेहूं, 50 वैरायटी के गेहूं 4 किलो उठा लिए और उठा के घर आ गए। आप समझिएगा, पहले दिन क्या लाए थे? 4 किलो आलू, दूसरे दिन क्या लाए थे? 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज। मम्मी ने फटाफट जोड़ के बता दिए कितने पैसे देकर आए, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर लेके आए 4 किलो गेहूं लाए, और साथ में एक रेट लिस्ट भी बनवा लाए। जो जो से गेहूं उसमें मिलवाए थे ना, हर गेहूं का भाव भी लिखवा लाए, उसे एक रेट लिस्ट भी ले आए, और रेट लिस्ट आके मम्मी को 4 किलो गेहूं पकड़ा दिए। लो भगवान, तुम्हारे लिए 4 किलो गेहूं लाया हूं। मम्मी ने कहा कितने पैसे दे आए? पापा ने कहा ये लो रेट लिस्ट, बना लो हिसाब। अब मम्मी बनाएंगे हिसाब, कितने दाने हैं थैली में? हां बताओ कितने दाने हैं थैली में? दाने हैं साहब इनफाइनाइट, लगभग इनफाइनाइट मान लो, हमारे लिए तो इनफाइनाइट ही हो गए। 4 किलो गेहूं में समझ रहे करोड़ों दाने आ गए, करोड़ों दाने हैं, हमारे लिए तो इनफाइनाइट हो गए, बहुत ज्यादा है। अब मम्मी को क्या करना है? हर दाने का भाव अलग है। क्या हुआ था यहां? पूरे 4 किलो सब्जी का भाव एक ही था। यहां क्या हुआ था? 1 किलो का थोड़ा अलग था, 2 किलो का अलग, 1 किलो, फिर भी यहां पर एक यूनिफॉर्मिटी थी। फिर भी कम से कम 2 किलो तो नासपीटी सब्जी ऐसी थी जिसका भाव एक था, लेकिन यहां तो हर दाना अलग भाव का है। अब मम्मी क्या कर रही है? समझ रहे हो आप? एक दाना निकालती है, वो सोने की दुकान पे जो तराजू रहता है उस पर रखती है, उसका वेट निकालती है, रेट लिस्ट में चश्मा लगाकर उसका रेट देखती है, वेट इंटू रेट। यही तो करती थी मम्मी, वेट इंटू रेट, वेट 1 किलो रेट 5। आज कर लो मम्मी, वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट। कॉपियां भरी जा रही हैं बेटा, इनफाइनाइट बार करना पड़ेगा, वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट। और अभी तो मम्मी 15 ही दिन हुए हैं, वेट इंटू रेट ही किया, अभी तो इन वेट इंटू रेट को जोड़ना भी है। ऐसी प्रॉब्लम फिजिक्स में भी हमारे सामने आती है, और जब कभी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, जब हमें किन्हीं ऐसी दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा जहां हमें मल्टीप्लीकेशन इनफाइनाइट बार करना होगा और उन इनफाइनाइट मल्टीप्लीकेशंस को ऐड करना होगा, वहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। जो ये मैंने एग्जांपल लिया, इस रियल लाइफ एग्जांपल से मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल तुरंत कनेक्ट करने जा रहा हूं। वैल्यूज भी ऑलमोस्ट यही रहने वाली है, हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब एक एग्जांपल बिल्कुल वैसा ही जैसा भी हमने देखा, 3 केसेस देखे। एक में जो भाव था वो कांस्टेंट था पूरे 4 किलो आलू के लिए, दूसरे में 1 किलो, 2 किलो और 1 किलो में हमने सब्जियों को तोड़ दिया था और भाव बदल रहा था, यानी कि 1 किलो का अलग, 2 किलो का अलग और 1 किलो, और फिर हम गेहूं ले आए थे, दाने दाने का भाव अलग, यानी कि जर्रे जर्रे में भाव बदल रहा था। बिल्कुल उसी एग्जांपल पर जा रहे हैं, वर्क कैलकुलेशन। वर्क सबने 9th क्लास में पढ़ा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है और फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली दोस्तों, जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं उसमें हमें वर्क निकालना है और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। तो यहां पर हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, और ठीक वैसे ही 3 केस और वही न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप वर्क को सब्जियों से कनेक्ट कर पाओ। यह हमारा केस 1। इस केस 1 को आप ध्यान से देखिए। इस केस 1 में हमें 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना है। देखिए ये S = 0, मतलब यहां पर 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 1 2 3 4 4 मीटर तक जाना है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट है।
4 किलो आलू है और पूरे 4 किलो आलू का एक ही भाव है, इसलिए मम्मी तुरंत मल्टीप्लाई करती थी, 5 into 4 तुरंत निकाल दी थी, 20 रुपए दे आए। अगर मैं आपको यहां बोलूं कि आपको वर्क निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप सीधा कहेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मालिक, पूरे 4 मीटर तक एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स 4 मीटर तक लगेगा तो वर्क कितना होगा? किसी से भी पूछेंगे तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स होगा हमारा 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे 4 मीटर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 जूल। तो यानी कि केस 1 में जो आंसर है वो 20 जूल है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले केस में मम्मी ने 5 रुपए किलो के आलू 4 किलो में मल्टीप्लाई करके सीधा बता दिया था 20 रुपए। अब आता है केस 2। केस 2 में हम 3 सब्जियां ले आए थे, यहां पर भी हमने वही किया। हमने कहा भाई साहब शुरू के 1 मीटर तक तो फोर्स लगेगा 5 न्यूटन, अगले 2 मीटर तक फोर्स लगेगा 6 न्यूटन, गौर फरमाइएगा, और उसके बाद अगले 1 मीटर तक फोर्स लगने वाला है 7 न्यूटन, गौर फरमाइए। यानी कि पहले ये 1 मीटर है, फिर ये 2 मीटर तक फोर्स बदला नहीं और फिर 1 मीटर तक फोर्स बदला नहीं। जिन इलाकों में फोर्स बदलता नहीं है उन इलाकों को मैं अपनी भाषा में कहता हूं खूबसूरत इलाका। खूबसूरत इलाका, यह वो इलाका है जिस इलाके में फोर्स अपनी वैल्यू नहीं बदल रहा है। यानी कि जिन 2 चीजों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वहां किसी एक के साथ कोई दूसरा बदलने लगता है तो मैं खूबसूरत इलाका उस इलाके को कहता हूं जिस इलाके में वो बदलने वाला भी नहीं बदलता। यानी कि ये जो पहला 1 मीटर है ना साहब, ये बड़ा खूबसूरत है, इसमें फोर्स बदलता नहीं है, 5 का 5 ही बना रहता है। यह अगला 2 मीटर भी बड़ा खूबसूरत है, इस 2 मीटर में भी फोर्स बदलता नहीं है, 6 का 6 ही बना रहता है। और ये जो आखिरी 1 मीटर है ये भी बड़ा खूबसूरत है, इसमें भी फोर्स वह बदलता नहीं है, 7 न्यूटन का 7 न्यूटन ही बना रहता है। इसलिए मैं इन तीनों इलाकों में जाके इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं और वर्क टोटल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? आइए आइए देखते हैं। इस जगह पर 5 न्यूटन है और 1 मीटर है तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1, 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या लिखेंगे? 6 इंटू 2, 6 न्यूटन इंटू 2 मीटर। और यहां क्या लिखेंगे? 7 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 मीटर चले ना सिर्फ, यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 5 जूल, यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 12 जूल और यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 7 जूल। सॉल्व करके तीनों को जोड़ के जब हमारे पास वर्क आएगा तो आएगा 24 जूल। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मम्मी ने 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज में कितने पैसे टोटल दे आए, मम्मी ने ठीक यही तो किया था। वहां पर पूरे आलू, मैं मानता हूं, आप फील कीजिए इस बात को, मैं मानता हूं थैले में जितनी सब्जियां हैं उन सब्जियों का एक भाव नहीं है, सब्जियों का भाव बदल रहा है, लेकिन मम्मी ने दिमाग लगाया। मम्मी ने क्या दिमाग लगाया? चलो एक जैसी सब्जियां जिनका एक ही भाव है उन्हें अलग कर लेते हैं, जिनका एक ही भाव है उन्हें अलग कर लेते हैं, और जिनका एक, तीनों को अलग अलग किया, तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। कॉमन सेंस की बात है, मम्मी भी करती हैं घर में, उन्हें इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन वो करती हैं। अब मम्मी के गेहूं आ गए हैं और आ गया है केस 3। ये वो केस है जहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा केस इन दोनों से इसलिए अलग है क्योंकि तीसरे केस में फोर्स की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं फोर्स की मशीन गन दी गई है। मशीन गन क्या होती है? एक होती है बुलेट। एक बच्चा मेरे पास आया, आके मेरे से बोलता है सर मुझे ना 5,5 चाहिए। मैंने कहा अरे बेटा तेरे लिए कोई बात है पगले, जा y = x ले जा। घर गया, मम्मी से जाके पूछता है मम्मी सर ने y = x दे दिया, मैंने तो 5,5 मांगा था। मम्मी ने घुमा के झापड़ मारा, अरे बेटा y = x में x की वैल्यू 5 रख, y की वैल्यू 5 मिलेगी ना। अरे रितेश सर ने तुझे 1,1, 2,2, 3,3, रितेश भौतिकी सब दे दिया है, तू बस x की वैल्यू डालता जा और y की वैल्यू निकालता जा, तू केवल 5,5 मांग रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुलेट एंड मशीन गन, जिसे हम कहते हैं वैल्यू, अ सेट ऑफ वैल्यू एंड अ फंक्शन। यानी कि यहां पर तो आपको सिर्फ यह बताया गया था जब डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 तक रहेगा तब फोर्स 6 रहेगा, लेकिन यहां पर आपको एक मशीन गन यानी कि एक फंक्शन दिया गया है जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालते जाएंगे और फोर्स की वैल्यू निकालते जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और यही वो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है साहब? अरे साहब क्या बताऊं, इस जगह पर तो हमें दिखाई देता था, साफ दिखाई देता था कि ये खूबसूरत इलाका है, ये खूबसूरत इलाका है, और यहां तो पूरा 4 मीटर खूबसूरत है, यहां तो एक जर्रा खूबसूरत नहीं है साहब।
आप s की वैल्यू को, आप, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सारी वैल्यूज रख के दिखाता हूं। एक काम करता हूं, s की वैल्यू 0 रखिए, यहां पर 0। फोर्स की वैल्यू मुझे बताइए क्या आएगी। जैसे ही आप 0 रखेंगे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। चलिए कोई बात नहीं, 1 रखिए, 1 रखिए, 1। जैसे ही आप 1 रखेंगे क्या आएगा, फोर्स 3 आ जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, फोर्स की वैल्यू हम यहां रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 + 2 क्या हो जाएगा 11। चलिए 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 + 2 18। यानी कि आप देखिए फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन से शुरू होकर 18 न्यूटन तक बदलती जा रही है। एक लड़का कह रहा है सर हो गए ना खूबसूरत इलाके, इतनी 0 से लेके 1 तक फोर्स 2 हो जाएगा। भक्त अबे 0 से लेके 1 तक बीच में जब तू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 रखेगा उसमें भी फोर्स बदलेगा। भाई साहब फोर्स लगातार बदल रहा है और ऐसे फंक्शंस को हम कंटिन्यूअसली वेरिंग फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। हर गेहूं के दाने का भाव अलग है मम्मी। आज बना लो सेट, ये बना लिए थे आपने 3 सेट पिछली बार। हाँ 1 किलो आलू अलग कर लो, यहां 1 किलो कौन सा अलग है। भाई साहब हर दाने दाने पर, हर जर्रे जर्रे पर फोर्स की वैल्यू अलग है। एक बालक, छोटा सा बालक का नाम है लुलू चिकारा। तो लुलू चिकारा ने क्या किया, उसने कहा सर 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 ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा वर्क। देखिए देखिए लुलू भाई साहब ने क्या किया, ये रहा वर्क, देखिए ये रहा वर्क। उसने कहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, बोले जी S = फोर पर फोर्स 18 है और डिस्प्लेसमेंट कितना भाई साहब 4 मीटर। उठा के 72 न्यूटन लिख दिया। अरे जनरली उसको लगा भाई डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है और फोर्स निकाल लेते हैं, 4 मीटर पे 18 न्यूटन है और फोर्स जैसे ही 72 न्यूटन लिखा, पुलिस उसके घर आई और लुलू चिकारा को पकड़ के घसीटते हुए न्यायालय ले गई। अब न्यायालय गया तो लुलू चिकारा के आसपास क्या दृश्य आई आपको बताता हूं। इतने छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे से इतने से डिस्प्लेसमेंट पूरी अदालत में फैले हुए हैं। जैसे लुलू चिकारा की एंट्री सारे डिस्प्लेसमेंट, यही है वो, इसी ने गड़बड़ की है। जज साहब हैरान, ये इतने छोटे छोटे कौन कौन डिस्प्लेसमेंट है आपको मिलवाता हूं। ये छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये यहां पर रहने वाले, ये छोटे छोटे से, ये इतने सारे, इतने चुन्नू से डिस्प्लेसमेंट सब पहुंच गए। इस S = 4 के छोटे से डिस्प्लेसमेंट को छोड़कर 0 से लेकर 3.99999999 मीटर तक के छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वहां पहुंच गए। जज साहब ने कहा क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई, इस लुलू चिकारो को यहां क्यों लाए हो, इतने में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट खड़ा हुआ। जज साहब हमारा नाम S = 2 है। जज साहब बोलिए, साहब हमारी छोटी सी जमीन है S = 2 पर। बोले हां। बोले इतनी सी जमीन है साहब हमारी। बोले हां। जज साहब हम आपको बताएं हमारे यहां जो फोर्स की वैल्यू है ना वो 6 होती है, 6 न्यूटन। हमारे पड़ोसी के यहां 6.1 होती है, उससे थोड़ी दूर 6.2 होती है, उससे दूर 6.3 होती है। अब जब आप वर्क निकालिएगा जज साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा तो हमरे डिस्प्लेसमेंट में, हमरे जरा से डिस्प्लेसमेंट में हमरे ही फोर्स की मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। ये बुड़बक, ये लुलू चिकारा पूरे 4 मीटर में पकड़ के 18 न्यूटन की मल्टीप्लाई कर दिया। जज साहब हम आपको बता रहे हैं ये लुलू चिकारा S = 4 से पैसे खाया है। S = 4 का जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना वहां पर फोर्स 18 न्यूटन है मानते हैं, लेकिन 0 से लेके 3.9999999999 तक फोर्स की वैल्यू बदल रही है। जज साहब इसको कोई अधिकार नहीं है कि ये 18 न्यूटन से पूरे 4 मीटर को मल्टीप्लाई कर दे। जज साहब को लगा बात तो सही है। जज साहब ने कहा S = 4 हाजिर हूं। S = 4 को बुलाया गया। S = 4 थोड़ा ही आ रहा था। S = 4 तो टीवी पे बैठ के कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहा था, वो थोड़ा ही आता उस दिन। उसको तो पता था गड़बड़ हुई है और आपको भी महसूस हो रहा है गड़बड़ हुई है। अरे मम्मी एक काम करती, अगर पूरे गेहूं के दानों में से एक दाना उठाती, उसका भाव देखती और उस भाव से पूरे 4 किलो को मल्टीप्लाई कर देती तो गलत करती कि नहीं करती? गलत करती दोस्त। जरूरत है, किसकी जरूरत है बताइए? इस पूरे S = 0 से S = 4 तक के डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की। अब जाके समझ आया टुकड़ों में तोड़ना क्यों है, क्योंकि हर टुकड़े पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। सर टुकड़ा कितना छोटा ले? बेटा जितना छोटा हो सके। सर फिर भी एक काम कर बेटा, कैलकुलस हमें सिखाती है, डिफरेंशिएशन हमें सिखाता है कि जब हम डेल्टा S को बहुत छोटा कर देते हैं, टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, टेंडिंग टू 0 यानी कि 0 नहीं है, 0 होने ही वाला है, बहुत छोटा कर देते हैं तो उसे प्यार से DS कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? DS। DS का मतलब है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ S, यानी कि वेरी 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 स्मॉल पार्ट, वेरी 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 स्मॉल टुकड़ा ऑफ S।
तो जब s का छोटा टुकड़ा करेंगे तो ds, x का छोटा टुकड़ा करेंगे तो dx, l का छोटा टुकड़ा करेंगे तो dl, रितेश का छोटा टुकड़ा करेंगे तो d रितेश, भौतिकी का छोटा टुकड़ा करेंगे तो d भौतिकी, फिजिक्स का छोटा टुकड़ा करेंगे तो d फिजिक्स। आती है बात समझ में? लुलू चिकारा का छोटा टुकड़ा करेंगे तो d लुलू। आती है बात समझ में? यस। तो ये बात समझ में आ गई कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और हर छोटे छोटे टुकड़े में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को महसूस करने की जरूरत है, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब इसको एनालाइज करने के लिए मैंने एक काम किया, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहां से यानी कि s = 0 जहां लिखा है वहां से किसी x डिस्टेंस पर, इसका बड़ा बड़ा ध्यान रखना, किसी x डिस्टेंस पे मैं चाहता तो s = 2 पर मान सकता था, s = 3। अब मैं एलिमेंट चूज करना सिखा रहा हूं और उस एलिमेंट चूज करने के छोटे छोटे लॉजिक सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी x डिस्टेंस पर ये dx विड्थ का एक एलिमेंट चूज करता हूं। ये एक छोटा सा dx, आप सर ये तो बहुत बड़ा, अरे आपको दिख जाए इसलिए इतना बड़ा है, वरना बहुत छोटा है, बहुत महीन सा है, बहुत 2 कौड़ी का है। और ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट मैंने चूज कर लिया है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है। आती है बात समझ में? थोड़ी जगह कर लेते हैं, यहां पे कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट मैंने चूज कर लिया है। सर ये छोटा सा क्यों किया, बात करेंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप ही लोग देख के बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, बस आप मुझे इतना बताइए। सर यहां से यहां तक x हो गया है तो s की वैल्यू ना सर x हो चुकी है। आप खुद ही बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, x हो चुका है। ध्यान से देखिए, और उससे मैं थोड़ा सा dx और आगे चला गया हूं, तो मुझे बताओ यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, ये बताइए। अब बताओ, देखो यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0 था, फिर 1 था, फिर यहां 2 हुआ था जो मैंने हटा दिया, फिर यहां पर जब x पे पहुंच जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट x होगा। जब dx और आगे चले जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, खुद ही बताओ, x प्लस dx। सही है? ऊपर मशीन गन हमारा इंतजार कर रही है, ऊपर मशीन गन हमारा क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। मशीन गन क्या कह रही है, इस मशीन गन में आओ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखो और फोर्स की वैल्यू पाओ। मशीन गन तो यही काम है, मशीन गन यानी कि फंक्शन। इस फंक्शन का क्या काम है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करते जाओ और फोर्स की वैल्यू निकालते जाओ। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज है, मैंने दोनों वैल्यू इसमें पुट की। आइए पुट करते हैं। मैंने इसमें जाके एक्स पुट किया तो बताओ फोर्स क्या आ जाएगा, बताओ फोर्स क्या आएगा, x² + 2। बहुत अच्छा, आ गया, बहुत सुंदर। फिर क्या किया मैंने ये x प्लस dx जाकर इसमें पुट किया। चलो पुट करते हैं। फोर्स रखा x प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस 2। गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। अरे dx, तुम क्या जुड़ोगे x में, तुम तो बहुत 2 कौड़ी के हो, तुम्हें नेग्लेक्ट कर दूं। जैसे मैं बोलता हूं dx को नेग्लेक्ट कर दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे सर फिर तो dx को कहीं भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे उनके एग्जांपल्स देखो, एक बच्चा कहता है सर ये लिखा है x² + 2 dx, सर मैं तो यहां dx को नेग्लेक्ट कर दूंगा। अरे पगले, छोटी वैल्यूज को केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो तूफान ला देते हैं ना। आप सोचो 10,000 में 0.01 को ऐड करना हो तो 10,000 में 0.01 ऐड होकर सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन 10,000 को 0.01 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत कुछ कर देगा। इसीलिए जो छोटी वैल्यूज है एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। और हमारी छोटी तो आप समझ रहे हो ना कितनी छोटी है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है इसीलिए यहां पर मैंने कहा यार dx तुम तो बहुत छोटे हो। अब आपको समझ आ रहा होगा कि x के आगे जो dx विड्थ का एलिमेंट चूज करना है उसे छोटा क्यों लेना है। अगर मैंने इस dx को छोटा नहीं लिया ना दोस्त, तो मैं इस dx को यहां से हटा नहीं पाऊंगा। और अगर मैं इसे यहां से नहीं हटा पाया, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने बोला dx बहुत छोटा है, मैं dx को नेग्लेक्ट करने गया। मैंने जैसे ही dx को नेग्लेक्ट किया, ये मैंने dx को नेग्लेक्ट किया, ये तो साहब नेग्लेजिबल है, हटाओ इसको, तो हटाओ। और जैसे ही मैंने इसको हटाया, चमकता हुआ फोर्स आपको दिखा रहा हूं, वो आया x² + 2। अब इस x² + 2 को देखा, इस x² + 2 को देखा, ढोल नगाड़े बजने लगे, खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने पूछा भाई dx क्या बात है, मिठाइयां क्यों बांट रहे हो। कहते मैं KI बन गया हूं। मैंने कहा क्या बन गए हो, बोलता KI बन गया हूं। मैंने कहा KI मतलब, कहता खूबसूरत इलाका बन गया हूं। मैंने कहा क्यों, कहते साहब खूबसूरत इलाका वो इलाका होता है जिसमें बदलता हुआ फोर्स भी अपनी वैल्यू ना के बराबर बदलता हो या ना बदलता हो। आपने इसे खूबसूरत इलाका कहा था ना, इस 1 मीटर को, क्योंकि इसमें फोर्स बदला नहीं था। इस 2 मीटर को खूबसूरत इलाका कहा था ना, और आपको यहां पर कोई खूबसूरत इलाका नहीं दिखता था। साहब मैं छोटा जरूर हूं, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं खूबसूरत हूं, क्योंकि मेरे अंदर फोर्स ना के बराबर बदल रहा है। बदल तो रहा है लेकिन ना के बराबर बदल रहा है। आप मुझे मान सकते हो एक खूबसूरत इलाका,
ये ठीक वैसा ही है जैसे उस थैली भर के गेहूं में हर दाने का भाव अलग था, लेकिन किसी एक दाने को उठा लेते थे तो वो दाना छोटा जरूर होता था, लेकिन उस दाने का एक ही भाव होता था। हमने उस थैली भर के 4 किलो के गेहूं को दाने दाने में तोड़ लिया था और एक दाने का भाव सेम रहता था। ठीक उसी तरीके से ये वो छोटा सा जर्रा है, ये वो खूबसूरत जर्रा है, ये वो खूबसूरत इलाका है जिस इलाके में फोर्स नहीं बदल रहा है। और माना कि आज मैं मजबूर हूं और इस पूरे 4 मीटर तक फोर्स की वैल्यू बदल रही है, लेकिन ये एक छोटा सा इलाका इस बदलाव की दुनिया में एक छोटा सा दिया है, इस अंधेरे में एक छोटा सा दिया है। इस छोटे से दिए को जलाना कहां मना है दोस्त? माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है? आइए हम इस दिए को जलाएंगे। इस पूरे के पूरे 0 से लेके 4 तक की दुनिया में हम वर्क डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन इस छोटे से इलाके में वर्क निकालना मेरा अधिकार है। मैं छोटे से इलाके में छोटा सा वर्क निकालूंगा और ऐसे बहुत सारे वर्क निकालूंगा। यहां 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 वर्क निकालूंगा और ऐसे सारे वर्क को जोड़ूंगा। एक जमाना था जब मैं 3 बार वर्क निकाल के खुशी खुशी उसे जोड़ के खुश हो जाता था। आज संकट की घड़ी आई है। आज मुझे इस 4 मीटर के 3 टुकड़े करने को नहीं मिलते, 300 टुकड़े करने को नहीं मिलते, 3000 टुकड़े करने को नहीं मिलते दोस्त। मुझे इसके इनफाइनाइट टुकड़े करने पड़ते हैं और हर टुकड़े में जाके फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का गाना गाना पड़ता है। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? मैंने आप लोगों को बताया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है हमारा, छोटा सा केआई है हमारा। केआई मतलब खूबसूरत इलाका। उस छोटे से इलाके में अपनी जिंदगी जिएंगे, छोटा सा वर्क निकालेंगे। छोटा सा वर्क मतलब क्या? डीडब्ल्यू। ये देखिए, ध्यान से देखिए, डीडब्ल्यू वर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। और जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए फोर्स उठा के लाएंगे। गए हम डीएक्स के पास, हमने कहा भाई देखो पूरे डिस्प्लेसमेंट का तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इस छोटे से इलाके का निकाल सकते हैं। इस छोटे से इलाके में फोर्स कितना है? कितना है? x² + 2 है। तो गए हमने जाकर यहां का फोर्स, चलो f लिख लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर? dx। अरे भाई हम पूरे के पूरे का तो हमने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं सर x का निकाल ले। अबे घोचू, x में फोर्स की वैल्यू लगातार बदल रही है, पागलपन मत कर। केवल dx ही वो छोटा सा खूबसूरत इलाका है जहां तू फोर्स से मल्टीप्लाई करके वर्क निकालने के काबिल हुआ है। ठीक है, तो वहां का फोर्स लेकर आते हैं। तो इस dx इलाके में फोर्स कितना था साहब? x² + 2 था, जो लगभग बदल नहीं रहा था। तो ठीक है, ये लिख दिया हमने x² + 2, ये लिख दिया हमने dx, ये आ गया हमारा dw, और यही तो वो एक्सप्रेशन है जिसका हमें इंतजार था। ये वो छोटा सा वर्क है जो इस छोटे से dx का है। अब देखिए ध्यान से, ऐसा ही तो कुछ होता है जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं। कौन है ये dw? साहब किसी x पर dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट है, वहां का वर्क है ये। मन में 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, सर dx को छोटा क्यों लिया? उसका समाधान तो हो गया होगा। अगर dx को छोटा ना लेते, अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ते, तो यहां पर हम इसे नेग्लेक्ट ना कर पाते, ये इसके बराबर ना आता, ढोल नगाड़े ना बजते और खूबसूरत इलाका ना मिलता। दूसरा सवाल, सर ये जो आपने dx माना है ना, मैं ना सर उसे ना s = 2 पर मान लूंगा। मैंने कहा मान भाई मान, तू भी अपने अरमान पूरे कर। क्या किया उसने? ध्यान से देखिए, उसने क्या किया, यहां से कितनी दूर, लेट अस से ये s = 0 है, ध्यान से देखिए, ये s = 1 है, और लेट अस से ये s = 2 है। यहां पर ds s = 2 पर आकर ds विड्थ का एक एलिमेंट मान लिया। क्या मान लिया? ds विड्थ का एक एलिमेंट मान लिया। क्या कह रहा है? सर मैं ना अपना ds ना s = 2 पर मानूंगा। मैंने कहा मान भाई, कोई बात नहीं। तो मुझे यहां पर बताओ, यहां पर इस जगह पर s कितना हो चुका है साहब? 2 हो चुका है, यहां से यहां तक 2 हो चुका है, ध्यान से देखना। और यहां पर जब आप ds आगे बढ़ोगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + ds हो जाएगी। ध्यान से देखना, 2 + ds हो जाएगी। अब जब s की वैल्यू 2 रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू 6 आएगी। चलो ठीक है, 6 रख दी। और जब 2 + ds रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 2 + ds का होल स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन में वैल्यू रख दी 2 + ds, 2 + ds का होल स्क्वायर। ds तो बहुत छोटा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 करके ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी, लगभग वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन तो बदला नहीं, यानी कि इस छोटे से इलाके में फोर्स की वैल्यू ना के बराबर बदल रही है और फोर्स की वैल्यू 6 की 6 बनी हुई है। तो बताओ यहां का छोटा सा वर्क कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है इस छोटे से इलाके में साहब? 6 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? ds है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हां, अगर आपका मन कर रहा है इसको dx मानने का तो फर्क नहीं पड़ता, आप इसे dx मान लीजिए, क्योंकि पीछे वाले से आपको देखना है तो ये dx है, तो लेटर से ये भी dx है। चलो, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, अभी हम बात करेंगे उस बारे में। तो ये dx है, ये भी dx, तो कितना आ गया? 6 dx आ गया। हां,
वर्क कितना आ गया 6dx, 6 इंटू dx। अब बड़ा खुश हो रहा है, सर देखो ऐसा भी तो कर सकते थे। मैंने कहा बे घोचू, ये जो तूने dw निकाला है ना भाई, ये dw बुलेट है, और मैंने जो निकाली है ना भाई वो मशीन गन है। कहते सर कैसे? मैंने कहा सुन इधर इधर, तेरा जो dw है वो कहां के लिए वैलिड है बताना जरा मुझे। कहते सर हमारा जो dw है वो s इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है। मैंने कहा s इक्वल टू 3 का। कहते सर फिर से करेंगे, फिर से मेहनत होगी। मैंने कहा s इक्वल टू 2.25 का। कहते फिर से करेंगे, फिर से मेहनत होगी। मैंने कहा s इक्वल टू 2.22996 का क्या होगा, फिर से करेंगे, फिर से मेहनत होगी। मैंने कहा घोचू, उससे अच्छा अपना dx किसी x पे माना करना। कहते क्यों? मैंने कहा जा जा इसमें x की वैल्यू रख 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 रख, x की वैल्यू 2 रख। जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेगा, रख, डिस्प्लेसमेंट 2 रख, 2 का स्क्वायर होगा 4 + 2 6dx आ जाएगा। देख तू जो 6dx कैलकुलेट करके लाया है, मेरी मशीन गन पहले ही बता रही है। कहने का मतलब क्या है साहब, जब भी छोटा, एक तो एलिमेंट छोटा मानना है, और उससे भी बड़ी समझदारी की बात क्या है कि जब भी मानना है किसी x पर मानना है। यानी कि आज के बाद अगर मैं dx मानूंगा तो किसी x पर मानूंगा, d थीटा मानूंगा तो किसी थीटा पर मानूंगा, dl मानूंगा तो किसी l पर मानूंगा, dy मानूंगा तो किसी y पर मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मशीन गन बनानी है। मुझे dw देने वाली एक मशीन गन बनानी है जो हर x पर मुझे dw दे दे। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर s इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 पर जाकर मर गया तो उससे जो dw निकलेगा वो केवल वही के लिए वैलिड होगा। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी, और हमारा ये फंक्शन ही हमारे पास आ चुका है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम अब बहुत छोटा सा रह गया है साहब। ये जो dw है ये मशीन गन है, ये बताती है कि x इक्वल टू 0 से लेकर, या s इक्वल टू 0 से लेकर s इक्वल टू 4 तक, या x इक्वल टू 4 तक वर्क की वैल्यू अलग अलग जर्रे में क्या क्या होगी। अब आप ही बताइए, मम्मी को क्या करना था? ये क्या कर लिया हमने? मल्टीप्लाई 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 कर लिया है, जैसे मम्मी ने कर लिया था। और फाइनली मम्मी क्या करती थी? मल्टीप्लाई 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 करने के बाद क्या करती थी? यस यस यस, क्या करती थी? ऐड करती थी। साहब ये इनफाइनाइट टुकड़े हैं वर्क के, इन छोटे 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 वर्क के टुकड़ों को संजोकर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं, और इन छोटे 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 टुकड़ों को संजोने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो हम देखते हैं कैसे। अब हम जाएंगे यहां पर, बोलेंगे भाई dw तुम्हारे जोड़ने का समय आ गया है। हमने इसे जोड़ने के लिए ये लिखा x² + 2dx, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, और ये वो फंक्शन आ गया है जिसके आगे की राम कहानी आपको मालूम है। लेकिन अभी भी यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं छोटे छोटे जो हमें पता होने चाहिए। पहला, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर एक डिफरेंशियल एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट मिला, उसने क्या फॉर्मूले याद कर लिए थे। x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/। मैंने उससे बोला, ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? पगला कह रहा है सर x² का तो x³ / 3 होता है, मुझे याद है अच्छे से। अरे पागल, जब तक अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना। आप सोचो x², अगर x अगर डिस्टेंस है तो यहां डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ और यहां डिस्टेंस का क्यूब हो गया, तो ये तो यूनिट के हिसाब से ही गलत हो गया। इधर वाले की यूनिट मीटर स्क्वायर हो रही, इधर वाले की यूनिट मीटर क्यूब हो गई। अरे नालायक, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर कुछ ऐसे हालात चाहिए होंगे कि जब तक x² dx नहीं होगा, अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं होगा, तब तक आप इसका x³ / 3 नहीं लिख सकते। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, अगले वीडियो में समझाने वाला हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के क्या मायने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आज मैं मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत कॉमन है, सब सिखाते हैं और सब सीखते हैं। मैं तो आज आपको वो सिखा रहा हूं कि इस फंक्शन तक कैसे पहुंचे, इस फंक्शन के क्या मायने हैं, लिमिट कैसे रखें। तो पहला रूल क्या हुआ? इंटीग्रेशन तब होगा जब अंदर कोई डिफरेंशियल एलिमेंट होगा। क्या अंदर कोई डिफरेंशियल एलिमेंट है? जी हां है। क्या अंदर कोई डिफरेंशियल एलिमेंट है? जी हां है। ये किसका डिफरेंशियल एलिमेंट है साहब? ये x का। x का डिफरेंशियल एलिमेंट इज कॉल्ड dx, w का डिफरेंशियल एलिमेंट इज कॉल्ड dw, रितेश का डिफरेंशियल एलिमेंट इज कॉल्ड d रितेश। तो ये किसका? इनके अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसलिए हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। पहला रूल। रूल नंबर 2, फिजिक्स में जब भी इंटीग्रेशन करना है तो एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसका डिफरेंशियल एलिमेंट उसके साथ उसी का फंक्शन होना चाहिए। अब जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हो तो x² किसका फंक्शन है? फंक्शन मतलब समझते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो फंक्शन। फंक्शन मतलब ये x पे डिपेंड करता है x², और डिफरेंशियल एलिमेंट भी किसका है? x का। हम फिजिक्स में कभी ऐसा नहीं करते y² dt, इसका इंटीग्रेशन नहीं करते। और जब इसका इंटीग्रेशन कभी करने जाते हैं तो क्या करते हैं? या तो इस dt को dy में तब्दील करते हैं, या फिर इस y² को t का फंक्शन बनाते हैं, या तो y² को t की टर्म्स में लाते हैं और इधर dt रहने देते हैं। यानी कि एक ही रूल है, क्या?
रूल ये है कि डिफरेंशियल एलिमेंट जिसका है उसके साथ फंक्शन उसी का होना चाहिए। अब इसको याद रखने के लिए मैं बड़ी अच्छी बात बोलता हूं, जिसका दूल्हा उसी की बारात। दूल्हा यानी कि डिफरेंशियल एलिमेंट और बारात मतलब फंक्शन, यानी कि अगर दूल्हा यानी कि एक्स का दूल्हा है तो उसके साथ बारात, दूल्हे की बारात जो है वो एक्स की होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? यहां क्या गड़बड़ है, यहां दूल्हा तो टाइम का है, टी का है, लेकिन बारात वाई की है। आ रही है क्या बात समझ में? और ये तो कोर्ट मैरिज करने निकला है, अकेला दूल्हा है, इसके पास बारात ना है। तो दोनों रूल समझ में आए, पहला अंदर एक डिफरेंशियल एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा जिसका दूल्हा उसकी बारात। अब देखेंगे तीसरा रूल। अब तीसरा और आखिरी रूल लिमिट के बारे में है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं लिमिट नहीं समझ आती, क्योंकि उन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी। अब आप लिमिट खुद बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास डीडब्ल्यू 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 है, तो मुझे डीडब्ल्यू कहां से कहां तक जोड़ने होंगे? तो पहली बात यह ध्यान रखेंगे, लिमिट उसी की रखी जाएंगी जिसका डिफरेंशियल एलिमेंट है। जैसे यहां डिफरेंशियल एलिमेंट किसका है? एक्स का। यहां डिफरेंशियल एलिमेंट किसका है? डब्ल्यू का। तो यहां ऊपर नीचे किसकी लिमिट रखी जाएंगी? एक्स की। यहां किसकी रखी जाएंगी? डब्ल्यू की। फिर पहले किसकी लिमिट रखी जाएगी? तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई W तो X पे डिपेंड कर रहा है ना। आप ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि W कितना ज्यादा होगा, वर्क कितना ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप ये समझे वर्क की क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको बोल दूं साहब मैं तो 1 से लेकर 3 तक ही लेके जाऊंगा तो वर्क कम आएगा। अगर मैं 0 से लेकर 3 तक लेके जाऊंगा तो वर्क और ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं 0 से 4 तक ले, यानी कि मुझे बताना है कि मुझे DW, मेरे पास तो मशीन गन पड़ी है, आप तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ और डब्ल्यू की वैल्यू निकालते जाओ। मेरे पास तो मशीन गन पड़ी है, लेकिन उस मशीन गन में डीडब्ल्यू की वैल्यू कहां से कहां तक जोड़नी है ये कौन बताएगा? ये बताएंगी लिमिट्स। तो आप मुझे बताओ एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जहां से हमें डीडब्ल्यू को जोड़ना शुरू करना है। साहब हमें 0 से जोड़ना शुरू करना है, तो 0 से जोड़ना शुरू करेंगे। कहां तक जोड़ते जाना है? देखो एक्स यहां पर एक्स की वैल्यू 0 थी ना, जहां से एक्स को नापना शुरू किया वहां 0, और एक्स को जोड़ते जोड़ते डीडब्ल्यू को जोड़ते 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 यहां तक जाना है, तो एक्स की वैल्यू कहां तक? 4 तक। तो ये लिमिट एक्स की लिमिट है, ये एक्स की वैल्यूज है जिन वैल्यूज के बीच में मुझे डीडब्ल्यू को जोड़ना है। ये डीडब्ल्यू ही तो है, डीडब्ल्यू की वैल्यू है ये। अब यहां पर कैसे लिमिट रखी जाएगी W पर? तो सुनिए, दीज लिमिट्स आर ऑलवेज करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? मैं ऐसा कहूंगा जब x 0 था तब W कितना था, जब x 4 होगा तब W कितना होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिमिट रख दी ना, आपने पहले x की लिमिट रखनी है, क्योंकि x की क्या लिमिट रहने वाली है उसी से डिसाइड होने वाला है वर्क कितना आने वाला है, इसलिए पहले x की लिमिट, फिर x की लिमिट के करस्पॉन्डिंग W। तो जब x 0 था तब वर्क कितना हुआ था? अरे भाई साहब तब तो हम चले ही नहीं थे, तब तो हम यहां थे, यानी कि तब तो वर्क हुआ ही नहीं था, यानी कि तब वर्क की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो जब x 0 था तब W 0 था, और जब x 4 हो गया यानी कि जब हम यहां आ गए तो DW जुड़ते 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 कितना हो गया होगा? अरे ये पता होता तो ये सवाल थोड़ी कर रहे होते, वही तो निकालना है, इसलिए उसकी वैल्यू को मान लेते हैं W। क्या मान लेते हैं? W। तो जब x 4 हो गया तब W कितना था? W हो गया होगा, वही W हमें निकालना है। ये जो निकल के आया यही मैं आपको सिखाना चाहता था। इसके आगे इसको इंटीग्रेट करना, इसमें फॉर्मूले कैसे लगेंगे, उसमें लिमिट कैसे रखी जाएगी, अपर लिमिट पुट करके, ये सब मैथमेटिकल पार्ट है, मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, हालांकि बहुत दिनों बाद पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें हम इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। हाउएवर आप जाकर लिख देंगे इंटीग्रेशन अगर यूट्यूब पर, तो आपको मैथमेटिकल पार्ट ही पढ़ाने वाले सारे लोग मिलेंगे और उन्होंने वो बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन जो पार्ट अभी मैंने डिस्कस किया है ये उस मैथमेटिकल पार्ट से पहले पढ़ाने का पार्ट था, और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो बहुत सारे बच्चे जो 11th में आए हैं उनके बहुत काम का है, जो 12th में आए हैं उन्हें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है जिसमें बहुत सारा इंटीग्रेशन होना है, उनके बहुत काम का है। इसके अलावा वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी इंटीग्रेशन से डर लगता है। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्प हो, और ये जो एक डर बना हुआ है हमारे मन में एलिमेंट चूज करने का, इंटीग्रेशन का, लिमिट पुट करने का, ये कहां से आया, ये डीएक्स क्यों कर रहे हैं, वो डर शायद समाप्त हो सके और उसमें मैं उनकी एक मदद कर सकूं। आखिर में मैं एक बात बताता हूं, ये वीडियो मैंने आज क्यों बनाया। अब जिनका जो देख चुके हैं वो जा सकते हैं, एक मन की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। आज क्या हुआ, मेरी 8 बजे क्लास खत्म हुई, अभी समय हो गया है लगभग 1:24 हो गए हैं, रात के 1 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। 8 बजे मेरी क्लास खत्म हुई, 9 बजे एक सज्जन का फोन आया, अभिभावक थे, पेरेंट थे, उन्होंने फोन लगा के बोला सर आप मेरे बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा सर जरूर पढ़ाऊंगा। उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने कहा ग्वालियर पढ़ाता हूँ।
कहते अच्छा अच्छा ओके, तो सर मुझे आपका एक डेमो लेक्चर चाहिए होगा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा सर आप दिल्ली मुंबई में पढ़ा रहे होते। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मैं ग्वालियर में पढ़ाता हूं तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता क्या? फिर उन्होंने बोला सर आप हिंदी में पढ़ाओगे? मैंने कहा मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूं, उस भाषा में पढ़ाता हूं जिस भाषा में आप बच्चे मम्मी पापा से बात करते हैं, उस भाषा में पढ़ाता हूं, उसी में उन्हें अच्छा समझ में आता है। नहीं सर बच्चा तो इंग्लिश मीडियम का है, उसे हिंदी में। तो मुझे और अजीब लगा। फिर उन्होंने मुझे बोला सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं क्या? मैं कहा नहीं मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। अरे सर यूट्यूब पे ही आपके व्यूज से थोड़ा आइडिया लग जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हिंदी में पढ़ा के, ग्वालियर में पढ़ा के और यूट्यूब पे ना पढ़ा के मैं कोई गलती कर रहा हूं। तो ये वीडियो, मैं रात को मुझे नींद नहीं आनी थी आज, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा मुझे तो यार अच्छा सा एक वीडियो, तो ये वीडियो सही बात बताऊं तो इससे मुझे एक हवाई दौरा का वीडियो लाना चाहिए था, लेकिन मैं ये वाला वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि मैं उन्हें भेज सकूं और उन्हें दिखा सकूं कि सर हम एक छोटे शहर में रहते हैं। हालांकि ग्वालियर छोटा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली मुंबई जैसा बड़ा नहीं है। तो हम एक छोटे शहर में जरूर रहते हैं, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन हमें पढ़ाना आता है और हम ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अच्छा पढ़ सकते हैं। और अगला वीडियो आने ही वाला है, हवाई दौरा सीरीज से आप जुड़े रहिए। एक सीरीज और आने वाली है, जैसा मैंने बताया था 11 बर्बाद हो गया सीरीज, और भी बहुत सारी सीरीज और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं। मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।